हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सबसे बेसिक और इनिशियल डिस्कशन विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम यहाँ पर जानते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें कि हमारे यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इनके यहाँ पे ग्राफ कैसे होते हैं, इनकी डोमेन क्या है, इनकी रेंज क्या है, वो सारी चीजें तो हम यहाँ पे जानते ही हैं। अब हमें यही सभी काम करना है इनके इनवर्स फंक्शंस के लिए। साइन इनवर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे 6 के 6 जो आईटीएफ फंक्शंस हैं उनके लिए आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल फील मोर रिलैक्स्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि आईटीएफ आपके यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं एंड यूजुअली बच्चे इसके सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या ऐसा कहना चाहिए कि जेई लेवल के सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो वी विल मेक श्योर कि आपको ऐसी दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। वी विल टेक मल्टीपल वीडियोस, विल मेक मल्टीपल वीडियोस फॉर दिस टॉपिक। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बेसिक्स कवर कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के प्रॉपर्टीज, उसके बाद में इक्वेशंस, उसके बाद में सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं सभी एक एक करके यहाँ पे आपके साथ में डिस्कशन में आने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे रेगुलर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर ले चैनल को, और साथ ही साथ नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा होगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। उसके ऊपर हम यहाँ पे ये सभी जो आपके इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स है वो शेयर कर रहे हैं इन सभी लेक्चर्स के, जिनको आप यहाँ पे गो थ्रू काफी इजीली वन बाय वन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बाय रिकॉलिंग कि यार इनवर्स फंक्शन इन जनरल बेसिकली किस तरह से बिहेव करता है। राइट, सो हमें पढ़ना है आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन स्टार्ट करते हैं इन जनरल इनवर्स फंक्शन की। अगर मैं मैपिंग की बात करता हूं तो वो कैसा आपको नजर आता है। तो फंक्शन की मैपिंग हमारी कैसे होती है कि यार हम इनपुट में क्या क्या वैल्यूज ले रहे हैं, है ना, वो डोमेन के सर्कल के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे जो आउटपुट के वैल्यूज है वो कौन कौन से वैल्यूज हम ले सकते हैं वो आपके को डोमेन के सर्कल के अंदर आते हैं। एंड जहां जहां पे आपके एरोज पहुंच पा रहे हैं वो आपके रेंज के वैल्यूज कहलाते हैं। ठीक है ना, सो अगर मैं किसी भी एक रैंडम फंक्शन के मैपिंग को अगर बनाता हूं, देन आपका जो को डोमेन और रेंज है वो अगर सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पे हो सकता है ये वाला एरो जो है 4 से ई पे ना आके 4 से डी पे ही चला जाए। अब 4 से अगर डी पे चला जाएगा मतलब ई के ऊपर कोई एरो नहीं आएगा। दैट कैन हैपन इन केस ऑफ जनरल फंक्शन का मैपिंग। उस केस में हम फंक्शन को क्या कहते हैं, फिर इनटू फंक्शन कहना स्टार्ट करते हैं। राइट, लेकिन अगर मुझे प्रॉपरली इनवर्स फंक्शन की मैपिंग अगर ड्रॉ करनी है तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि इनवर्स फंक्शन हमेशा ही एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन हमेशा ही एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ऑलराइट, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास में वन वन नेचर भी डेफिनेटली शोकेस होना चाहिए एंड ऑन टू नेचर भी आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, वन वन इन द सेंस कि आपको कहीं पर भी कन्वर्जिंग एरोज नहीं दिखाई देना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 4 से एरो ई पे ना जाके अगर डी पे जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, तो आपको नजर आएगा कि 2 से एरो जो है वो भी डी पे आ रहा है और 4 से एरो जो है वो भी डी पे आ रहा है। इस चीज को बेसिकली हमने मना किया हुआ है। राइट, अगर आप इनवर्स फंक्शन की यहां पे जो है डेफिनेशन देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहली बात यही आती है कि यार फंक्शन में बाइजेक्टिव होना चाहिए। राइट, मतलब वन वन और ऑन टू होना चाहिए। दैट्स व्हाई द मैपिंग लुक्स समथिंग लाइक दिस, जहां पे कोई भी एरो आपका कन्वर्ज नहीं कर रहा है ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है ना, कोई भी एरो कन्वर्ज नहीं कर रहा है एंड आपका जो को डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं, रेंज के अंदर भी वो सभी एलिमेंट्स आपके कवर हो जाते हैं। आपको कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ यहां पर आपको नजर नहीं आता है। राइट, अगर ये कंडीशन आपके सेटिस्फाइड है देन आप यहां पे इनवर्स फंक्शन एक्चुअली डिफाइन कर सकते हो। और इनवर्स फंक्शन जब आप यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो वो एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से अपना काम करता है। वो क्या करता है, डायरेक्टली अपने मैपिंग को क्रिएट करने के लिए जो एरोज है उनको पलट के यूज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इनवर्स फंक्शन क्या कहेगा कि अगर आपने ए इनपुट दिया है तो मैं 3 आउटपुट दूंगा, अगर बी इनपुट दिया है तो मैं 1 आउटपुट दूंगा, अगर सी इनपुट दिया है तो मैं 5 आउटपुट दूंगा, अगर डी इनपुट दिया है तो मैं 2 आउटपुट दूंगा, अगर मैंने ई इनपुट देखा तो मैं आपको 4 आउटपुट देने वाला हूं। ठीक है ना, ये कौन बात करता है? ये इनवर्स फंक्शन बात करता है। राइट, सो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि पहली बात तो ये कि जो भी चीजें आपके को डोमेन का हिस्सा है फॉर एफ एक्स फंक्शन, वो उसके इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, यहां से वैल्यू उठा के बेसिकली राइट हैंड साइड को कनेक्ट कर रहा है। राइट, सो जो पहले इनपुट हुआ करते थे अब वो आउटपुट हो गए हैं फॉर इनवर्स फंक्शन, एंड जो आपके आउटपुट हुआ करते थे वो इनपुट हो गए हैं फॉर इनवर्स फंक्शन। राइट, सो इस तरह से यहां पर चीजें पूरी पलट जाती हैं जब मैं इनवर्स फंक्शन की बात करना स्टार्ट करता हूं तो। राइट, सो ये एक बेसिक आइडिया है जिसको हम ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज डेफिनेटली दिस कि आपका जो इनवर्स फंक्शन होता है
जो आपका इनवर्स फंक्शन होता है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, राइट? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम हमें यही आने वाली है कि यार sin x, क्या sin x 1 फंक्शन है, राइट? क्या sin x ऑन टू फंक्शन है? ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होंगी। दैट्स वाई ये अभी आपके दिमाग में एकदम फ्रेश होना चाहिए, इसलिए इस चीज को हम अभी डिस्कस करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, ताकि ये भी मुझे पता रहे कि आप में से किसी ने भी अगर यहाँ पे बाय चांस इन पॉइंट्स को मिस किया है, अंडरस्टैंडिंग को मिस किया है, तो उनको यहाँ पे आगे का कंटेंट समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। एंड अगर आपने बहुत टाइम पहले ये सारी चीजें देखी तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना? कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन की जो हमें यहाँ पे अगर पता है तो हम ITF समझते समय ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेफिनेटली दिस, फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट? मैपिंग के थ्रू भी हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड पॉइंट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि अगर आपका fx का जो डेफिनेशन है वो a से लेके b तक है, मतलब a इनपुट लेता है b आउटपुट देता है, ठीक है ना? तो इनवर्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, वो b वाले एलिमेंट्स को इनपुट लेगा और a वाले एलिमेंट्स में से आउटपुट सेलेक्ट कराएगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे बाकी 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूं तो यार ये ग्राफ के डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम यहाँ पे ग्राफ का भी डिस्कशन क्योंकि करना चाहते हैं, ठीक है ना? सो ये आखिरी के 3 पॉइंट्स देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। द ग्राफ ऑफ f और f इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू x। सो y इक्वल टू x वाली लाइन के अंदर खास बात क्या है, और ये आपका जो नॉलेज है ये स्ट्रेट लाइन से आता है। स्ट्रेट लाइंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ये चीज देखी है कि अगर मैं किसी भी एक लाइन को देता हूं आपके पास में और एक पॉइंट देता हूं तो आप उसका इमेज निकालने का फॉर्मूला अप्लाई डेफिनेटली करते हो, ठीक है ना? अगर P का इमेज यहाँ पे Q निकल रहा है तो आप काफी कंफर्टेबली फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज निकाल लेते हो। स्ट्रेट लाइंस का आइडिया है, ठीक है ना? अब होता क्या है, जब आप यहाँ पे इतनी सिंपल लाइन लेते हो y इक्वल टू x, तो उसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको नजर आती है कि यार अगर मैं x1 y1 का इमेज लेता हूं ना तो y1 x1 बन जाता है, मतलब 1,2 का इमेज 2,1 बनेगा, 2,3 का इमेज 3,2 बनेगा। कोई यहाँ पे मेजर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस बात को ध्यान रख लेते हो तो आपका यहाँ पर जो इमेज निकालने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे आंसर्स निकालना शुरू कर देता है, ठीक है ना? दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट कि अगर मैं यहाँ पे इमेज लेता हूं x1 y1 का इन द लाइन y इक्वल टू x, द पॉइंट बिकम्स y1 x1, इमेज का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आपका y1 x1 आ जाता है, राइट? एंड यही बात अगर मैं अप्लाई कर दूं हर एक पॉइंट पे, सोचो ग्राफ के हर एक पॉइंट पे अगर मैंने ये चीज अप्लाई कर दी कि पहला पॉइंट पकड़ा, उसकी इमेज बनाने की कोशिश करें तो y1 x1 आ गया, ठीक है ना? और ये मेरा जो बेसिकली आइडिया है ये वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी अभी मैपिंग में हम क्या देख कर आए हैं, जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाता है, राइट? तो ऐसा सोचो कि आपके पास में क्या था, आपके पास में बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर था मैपिंग के अंदर। मैपिंग के अंदर आपके पास में पहले जो फंक्शन f है वो इनपुट लेता था x1 और आउटपुट क्रिएट करता था y1, लेकिन अब जब इनवर्स फंक्शन की बात होगी तो y1 इनपुट लेगा और x1 आउटपुट क्रिएट करेगा। तो ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ के अंदर हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट को ही ट्रेस कर रहे होते हैं। सो जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके अंदर x1, y1 पॉइंट बेसिकली नजर आना चाहिए, और जो इनवर्स फंक्शन है उसके अंदर y1, x1 पॉइंट नजर आना चाहिए, राइट? ये वाली बात समझ में आ रही? अगर आपके ओरिजिनल फंक्शन पे x1 डाल के y1 आता है तो इनवर्स फंक्शन पे y1 डाल के x1 आना चाहिए। सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। एंड अगर मैं यहाँ पे अब ज्योमेट्री देखता हूं तो ज्योमेट्री से मुझे यहाँ पर पता चलता है कि y इक्वल टू x बेसिकली लाइन एक बहुत ही स्पेशल लाइन है। वो क्या सेटिस्फाई करती है, वो एग्जैक्टली यही चीज सेटिस्फाई करती है कि x1 y1 का इमेज y1 x1 बना के दे देती है। इसलिए हम ये थर्ड पॉइंट बेसिकली यहाँ पर बोल पाते हैं कि ग्राफ ऑफ fx और f इनवर्स x आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x, क्योंकि हर एक पॉइंट इस तरीके से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा। हर एक पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसा आपको फील होगा, ठीक है ना? अगेन यू नीड टू ट्राई टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स टुगेदर, ठीक है ना? एक क्या कनेक्ट करना है आपको कि आपका जो फंक्शन है वो आपको राइट से लेफ्ट लेके जा रहा था, इसलिए इस फंक्शन के ऊपर जो कॉम्बिनेशन आपका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, जो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए इसके ग्राफ पे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट आपका x1, y1 कहलाएगा, ठीक है ना? लेकिन इनवर्स फंक्शन रिवर्स काम कर रहा है, वो y1 इनपुट डाल के, क्योंकि x1 क्रिएट कर रहा है, इसलिए इनवर्स का जो ग्राफ में यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा उसके लिए इनपुट क्या हो गया है, इनिशियल कोऑर्डिनेट आपका y1 इनपुट की तरह काम दे रहा है और आउटपुट आपका आ गया है x1। इसलिए जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो पॉइंट विच आई विल बी ट्राइंग टू प्लॉट इज y1, x1,
राइट। और ये जब आप हर एक पॉइंट के लिए करोगे तो आपको यहां पर क्या नजर आएगा कि पूरा का पूरा एक तरीके से आपका ग्राफ ही इमेज हो चुका है इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, बिकॉज y इक्वल टू एक्स बेसिकली सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी कि वो x1 y1 का इमेज y1 x1 बनवाता है। ठीक है, सो ये ज्योमेट्री के साथ में हमने यहां पर अपने इनवर्स के आइडिया को बेसिकली लिंक किया है। एंड एक और चीज जो आपको यहां पे हेल्प करेगी डेफिनेटली टू बेसिकली ड्रॉ द ग्राफ्स इज दिस कि इमेज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन y इक्वल टू x अगर मैं लेता हूं तो वो एक वर्टिकल लाइन बन जाती है, और अगर मैं वर्टिकल लाइन का इमेज लेता हूं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। ठीक है ना, ये वाली बात भी आपको अपने ग्राफ को ड्रॉ करने में हेल्प करने वाली है। y इक्वल टू एक्स यहां पर आप देख सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट एक एंटिटी है जो बार बार यहां पे डिस्कशन में आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम यहां पे ग्राफ में थोड़ा सा प्लॉट करते हुए यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, ये वाली बात और भी आपको यहां पे इजीली समझ में आएगी क्योंकि आप मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी इस चीज को काफी बार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं आप कि अगर तो आपके पास में एक ऐसा मिरर है जो 45 डिग्री एंगल पे है, याद करो ऐसा कुछ आपने यहां पे सवाल सॉल्व किया है क्या कि अगर 45 डिग्री पे आपका कोई एक मिरर रखा हुआ है तो अगर एक लाइट रे हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर अगर टकराती है तो हॉरिजॉन्टली टकराने के बाद में वो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होते समय वर्टिकल हो जाएगी। क्या ये चीज आपको याद आ रही है कि हाँ सर ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है क्योंकि आपका जो y इक्वल टू एक्स है वो 45 डिग्री वाला ही लाइन है, जो y इक्वल टू एक्स है वो 45 डिग्री वाला लाइन है। तो जो भी आपकी वर्टिकल लाइन है ना, उसको अगर आप देख रहे हो तो वो इमेज लेने के बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, और ऐसे अगर मैं रिवर्स एरो लगा दूं तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इमेज लेने पे क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल लाइन आपका बन जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऑब्वियसली रे है इसलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन लाइन बनाते समय हम यहाँ पे इसको पूरी पूरी लाइन ही बना देते हैं। राइट, सो यहाँ पे आप और भी क्लियरली अगर बात करना चाहें तो ये बोल सकते हो कि y इक्वल टू ए जो कि एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू ए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अगर मैं इमेज करवाता हूं y इक्वल टू एक्स में तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, सॉरी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी इमेज अगर मैं लेता हूं तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी x इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर मैं x इक्वल टू ए का इमेज करवाता हूं y इक्वल टू एक्स में तो x इक्वल टू एक वर्टिकल लाइन है, इसका अगर मैं इमेज करवाता हूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा y इक्वल टू ए। ठीक है ना, ये आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इनिशियल डिस्कशन वाज जस्ट टू हेल्प यू रिवाइज द फंडामेंटल्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। एक बार ये आपके दिमाग में है देन वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट अवर डिस्कशन रिगार्डिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन बाय वन। ऑलराइट, ठीक है, सारे ही पॉइंट जो भी हमने यहां पे आपको बताए सब यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान से कैसे। सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि यार मुझे अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है साइन का, और जिसका नाम हम यहां पे साइन इनवर्स एक्स रखना चाहते हैं, एंड साइन इनवर्स एक्स का फिर मैं यहां पे डोमेन, को डोमेन, रेंज, ग्राफ सारी बातें यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, तो उसके लिए साइन एक्स को थोड़ा मुझे यहां पे एक बार समझना पड़ेगा। राइट, एंड जैसे हम यहां पे साइन एक्स को समझते हैं, साइन एक्स का ग्राफ जैसे हम यहां पर देखते हैं, हमें फील होता है कि यार गड़बड़ तो साइन एक्स में ही है, साइन एक्स में ही गड़बड़ है, क्योंकि साइन एक्स आपका मेनी वन फंक्शन है। जबकि सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि यार इन्वर्टिबल फंक्शन तो उसी को कहते हैं जो बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव का मतलब तो यहां पर 1 1 और ऑन टू होता है। अगर आप यहां पे देखोगे तो मेनी वन जैसे हो गया वैसे ही आपने यहां पे कंडीशन ब्रेक कर दी, और ऑन टू में भी यहां पर क्या है सीन कि ये डिपेंड करता है कि आपने साइन एक्स किस तरह से डिफाइन किया है। अगर आपने यहां पे इसका कोडोमेन लेटर से आर डिफाइन किया था तो रेंज तो केवल -1 से लेके 1 है, और आपने कोडोमेन आर डिफाइन करके रखा था। मतलब ये दोनों ही मामलों में क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में आपको दिक्कत दे रहा है, ये एक्चुअली मेनी वन इनटू फंक्शन की कैटेगरी में जा रहा है, द ओरिजिनल साइन एक्स फंक्शन जिसका हम इनवर्स निकालना चाहते हैं। सो आइडियली तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि साइन एक्स फंक्शन का तो इनवर्स ही नहीं निकल सकता, विच इज ओके स्टेटमेंट। लेकिन हम यहां पे रुकने नहीं वाले ना, केवल ये बोल देंगे कि इनवर्स नहीं निकलने वाला तो फिर तो ये चैप्टर नहीं पढ़ना इसका मतलब। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, क्या हम किसी रिस्ट्रिक्शन के अंडर साइन एक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं क्या। राइट, क्योंकि यार हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है कि उन्हें इनवर्स का भी हम यहां पे स्टडी करना चाह रहे हैं। सो दैट इज व्हेन वी डिसाइड कि लेट अस क्रिएट सम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड को डोमेन का कॉम्बिनेशन, एंड अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस इफ साइन एक्स फंक्शन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो फिर उस चीज का इनवर्स निकाला जा सकता है। राइट, तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने यहां पे अपने पूरे फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने का सोचा है फ्रॉम -π/2 इनपुट टू π/2 इनपुट।
तो आपका यहां पे जो फंक्शन बेसिकली डिस्कशन में आ रहा है वो बस इतना सा ही फंक्शन है। जो आप साइन इनवर्स एक्स पढ़ने वाले हो वो इतने से साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स निकल कर आने वाला है, राइट। अच्छा, यही वाला ब्रांच हमने क्यों सिलेक्ट किया है? स्टैंडर्ड है कुछ कुछ ठीक चीजें। हम यहाँ पे ब्रांच अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम π/2 से लेके 3/2 वाला ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वो भी 1 1 नेचर शो कर रहा है। अच्छा, 1 1 नेचर कैसे पता चलता है? अगर आप किसी भी ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कट बनाते हो और अगर कट बनाते समय आपको अगर एक ही कट दिखाई दे, मतलब वो 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। सो इसलिए आप यहाँ पे जो इंटरवल सिलेक्ट करना चाहते हो वो या तो इस तरह से इंक्रीज वाला इंटरवल सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर डिक्रीज वाला इंटरवल सिलेक्ट करना चाहते हो, ताकि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक ही बार कट करे, ठीक है ना। आई कैन नॉट सिलेक्ट 0 से लेके पाई एज माई इंटरवल। 0 से लेके पाई में क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार कट करेगी, तो फिर से प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मेनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। इनवर्स किसका निकलता है? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का इनवर्स निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, तो 1 1 का जो हमने यहाँ पे बेसिकली करेक्शन सोचा वो ये सोचा कि यार कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ही यहाँ पे पिक करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दैट वी आर पिकिंग इज दिस की x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। बस इतने ही इंटरवल में हम अपने साइन को डिस्कस करना अगर स्टार्ट करें देन इट लुक्स फिजिबल कि शायद हम इनवर्स निकाल पाएंगे। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए आपका जो फंक्शन है वो 1 1 के साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। अब बाय डेफिनेशन ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि आपकी जो रेंज है और कोडोमेन है वो मैच करना चाहिए। अब रेंज आपको ऑलरेडी दिख रही है कि -1 से लेके 1 है, तो कोडोमेन भी आप उतना ही डिफाइन कर दो। कोडोमेन भी आप उतना ही डिफाइन कर दो जहां पर आप ये बोलोगे कि आपका जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक जाएगा, ये बेसिकली -1 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई आपकी डोमेन, ये हो गई आपकी कोडोमेन। मतलब अब मैं अगर यहां पे देखूं तो मैंने यहां पे इन जनरल जो sin x फंक्शन हम यहां पे बोल देते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे जो हम sin x फंक्शन बोल देते हैं, हम उस sin x फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल रहे हैं। हम किस sin x फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास में एक fx फंक्शन है जिसका डेफिनेशन sin x है, लेकिन ये जो f फंक्शन है ये सच दैट ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये इनपुट तो लेता है मात्र -π/2 से लेके π/2 तक, एंड कोडोमेन हमने इसकी डिफाइन कर दी है -1 से लेके 1 तक, जो उसके रेंज के साथ में मैच करता है। सो दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ sin x डेफिनेटली हैज अ इनवर्स। समझे क्या? इसका इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, राइट। एक ऐसा sin x फंक्शन जिसका इनपुट -π/2 से लेके π/2 तक है, जिसका कोडोमेन -1 से लेके 1 तक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। मतलब इतने से का इनवर्स हम यहां पे अब निकालना चाहते हैं। अब आती है यहां पर कहानी की शुरुआत, है ना, कि अब इनवर्स फंक्शन अगर हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो उस इनवर्स फंक्शन का नाम पहली बात तो हमने साइन इनवर्स एक्स रख देना चाहिए, है ना, ताकि यहां पे याद रहे कि ये साइन का ही इनवर्स है, इसलिए हमने नाम साइन इनवर्स एक्स यहां पे रख दिया है। अब डोमेन और कोडोमेन को तो यहां पे लिखना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि हम यहां पे ऑलरेडी जानते हैं ये वाली बात कि जो ओरिजिनल फंक्शन का इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन है, अब उसी को पलट के इस्तेमाल करते हो तो वो इनपुट आउटपुट बेसिकली क्या हो जाता है? इनवर्स का यहां पे आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इन द सेंस जो यहां पर आपने अभी डोमेन बोली है वो इनवर्स फंक्शन की कोडोमेन हो जाना चाहिए, और वहां जो आपने कोडोमेन बोली है वो डोमेन हो जाना चाहिए, राइट। अगेन जस्ट बाय यूजिंग द स्टेटमेंट जो हमने प्रॉपर्टीज में अभी रिवाइज किया है। बट अब यहां पर बचता है एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, जहां पर भी कोडोमेन लिखा हुआ है, इनवर्स पढ़ते समय आप उस प्लेस में रेंज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑन टू फंक्शन तो रहा ही होगा, तभी वो आपका इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो कोडोमेन बोलो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे आप यहां पे रेंज बोलो, बात एक ही है। इज दैट फाइन, राइट। सो अगर आप यहां पर कहते हैं कि सर आज तो हम यहां पे डोमेन रेंज एंड ग्राफ की पढ़ाई करना चाह रहे थे, आपने तो डोमेन कोडोमेन पढ़ा दिया। कोडोमेन का भी यहां पर मतलब बेसिकली रेंज से ही है, राइट। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। सो ग्राफ के लिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं? अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ रियलाइज करना है, सो कोई सा भी ग्राफ बनाते समय आपने ये देखना चाहिए कि क्या मैं उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ सकता हूं क्या? कैन आई फाइंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व? सो आप यहां पे नोटिस करोगे कि हम ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, जैसे कि 0,0, जैसे ये वाला एक एंड पॉइंट है विच इज π/2, 1, जैसे कि ये एक एंड पॉइंट है विच इज -π/2, -1। अब हमने ऑलरेडी एक रिलेशन अभी यहां पर जो डिस्कस किया था वो क्या था?
कि अगर तो x1 y1 आपका लाई करता है किसके ऊपर, fx फंक्शन के ऊपर, तो y1 x1 लाई करेगा इनवर्स फंक्शन के ऊपर। सो आप इनको पलट पलट के यहां पर जो है अगले पेज के ऊपर मार्क कर सकते हो। सो आई कैन डेफिनेटली मार्क इसको पलट के 0,0, तो इनवर्स फंक्शन के ऊपर 0,0 पॉइंट डेफिनेटली लाई करेगा। वैसे ही इसको अगर मैं पलट के इस्तेमाल करता हूं तो हो जाएगा 1,π/2, मतलब साइन इनवर्स के अंदर 1 डाल के π/2 आएगा, साइन इनवर्स के अंदर 1 डाल के π/2 आएगा फॉर श्योर। और वैसे ही अगर मैं पलट के इस्तेमाल करता हूं इसको, तो ये हो जाएगा -1 डाल के -π/2। सो -1 डाल के -π/2 बेसिकली आपके पास में आना चाहिए। सो ये 3 पॉइंट्स आपके पास में डेफिनेटली हैं, लेकिन अब इससे हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता है कि आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह का फर्दर होना चाहिए। हो सकता है कि यहां पे कनेक्ट करते समय किसी ने एकदम सीधा ही कनेक्ट कर दिया, राइट। सो वी विल हैव टू नाउ फर्दर डिकोड कि कर्वेचर है ना, जो टर्म हम यूज कर रहे हैं यहां पर क्या है, कर्वेचर, कि कर्वेचर ग्राफ का कैसा होना चाहिए, कि किस तरह से कर्व्ड यहां पर होना चाहिए। उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, उसके लिए इमेज वाला आइडिया इस्तेमाल होगा कि ग्राफ ऑफ एफ और एफ इनवर्स क्या है, एक तरीके से y = x में एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही हैं, बिकॉज एवरी पॉइंट बेसिकली सेटिस्फाइज दिस कंडीशन कि ये पॉइंट ये बन जाएगा, वो पॉइंट वो बन जाएगा, वो पॉइंट वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो y = x में ऐसा लगेगा कि आप बेसिकली इमेज हर एक पॉइंट का ले रहे हैं, राइट। सो यहां पे अगर आप बेसिकली वाली लाइन बनाने की कोशिश करें तो वो लाइन कैसे नजर आएगी आपको, y = x विल लुक समथिंग लाइक दिस, ओके, y = x विल लुक समथिंग लाइक दिस। और अब अगर आप इसकी इमेज लेने की सोचते हो तो आप सोच के देखो बस कि क्या होगा, सोच के देखो क्या होगा। जो आपका यहां पे ये वाला सेक्शन है इस मिरर में कैसा हो जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा कहीं, और ये वाला जो आपका सेक्शन है नीचे वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, वो इस तरह से नीचे आते हुए आपको नजर आना चाहिए। तो जो रेड कलर का बिहेवियर आपको नजर आ रहा है, ऐसा ही बिहेवियर आपका इनवर्स फंक्शन शो करेगा, राइट। सो आपका यहां पे जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होना चाहिए वो कैसे बनेगा, अल्टीमेटली इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अल्टीमेटली बनना चाहिए इस तरफ से, ऐसा कॉन्वेक्स बोलते हैं इस चीज को, और इसको बोल देंगे कॉनकेव, राइट। सो ऐसा ग्राफ आपके साइन इनवर्स एक्स का होता है, राइट। और साइन इनवर्स एक्स का इतना सा ही ग्राफ होता है, क्योंकि आपने यहां पे जो साइन एक्स फंक्शन भी माना है जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हो, वो खुद इतना सा ही ग्राफ है। सो इतने से ग्राफ का इनवर्स निकालोगे तो इतना सा ही आएगा। ये ऐसे ऐसे भी ग्राफ बने हुए आपने यहां पे देखे होंगे कि सर मैंने इनवर्स निकाल दिया तो मैंने पूरा ही यहां पर जो है सांप बना दिया वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। नहीं, मतलब कैसे आप ये जरूर बोल सकते हो कि आपने इमेज लिया है, दैट आई कैन एग्री, ठीक है ना। आपने अगर इस तरह का पूरा ही यहां पर इस तरह का बेसिकली सांप बना दिया है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, तो आप ये बोल सकते हो कि ओरिजिनली जो साइन एक्स होता है उसका इमेज कैसे दिखाई देगा वो हमने यहां पर ड्रॉ किया है, दैट आई कैन एग्री विद दैट, ठीक है ना। लेकिन क्या वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, नहीं, साइन इनवर्स का ग्राफ तो यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट वे इन विच यू शुड अंडरस्टैंड योर इनवर्स फंक्शंस, ठीक है ना। जहां पे अब आप अगर देखोगे सो देख के भी आपको यहां पे डोमेन रेंज का डिस्कशन ग्राफ से ही कंप्लीट हो जाता है, राइट। ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्राफ देखते हो और ग्राफ के अंदर आपको नजर आता है कि मैं -1 से लेके 1 तक ही बस अपना ग्राफ बना पा रहा हूं, तो यही तो उसके इनपुट्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आपके हैं ये इनपुट्स हैं, तो यही उसका डोमेन होना चाहिए, यही उस फंक्शन का डोमेन होना चाहिए -1 से लेके 1। और अल्टीमेटली इस इनपुट के साथ में जो आपका ग्राफ हाइट अटेन कर रहा है, राइट, वो कहां से कहां तक कर रहा है, तो -π/2 से लेके π/2 तक कर रहा है, तो यही उसका रेंज होना चाहिए, राइट। सो डोमेन रेंज और ग्राफ जब आप यहां पे समझने की कोशिश करते हैं आईटीएफ की, सो बेस्ट ये होता है कि आप तो ग्राफ ही याद कर लो, तो ग्राफ के अंदर आपको डोमेन भी दिख रहा होता है, रेंज भी दिख रहा होता है, राइट। चलिए, सो अगला यहां पर करते हैं, है ना, वी विल टेक अवर टाइम, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना आपका यहाँ पे फाउंडेशन आईटीएफ का अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, उतने ही आगे आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप इजीली कर पाओगे। एंड दिस वी विल डू फॉर अदर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एज वेल, जहाँ पर प्रॉपर्टीज का डिस्कशन आएगा वहां पर भी हम इस तरह से अपने, है ना, समय देकर चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लेट अस डू इट फॉर cos x नाउ। सो cos x में यहाँ पर डिफरेंस जो आपको फील होगा वो होगा इनिशियल सिलेक्शन का, ठीक है ना। लेकिन लॉजिक हमारे सिलेक्शन का डेफिनेटली वही है कि हम यहां पे अगेन देखते हैं कि cos x अपने आप में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं, तो जिस तरह से cos x हमारे दिमाग में है उस cos x का इनवर्स नहीं निकल रहा है। हम cos x को लिमिट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी इंटरवल में, और फिर उस रिस्ट्रिक्टेड cos का इनवर्स निकाल रहे हैं, राइट। सो दिस टाइम अराउंड जो हमने यहां पे सिलेक्शन किया है दैट इज फ्रॉम 0 से लेके π। अगेन यू शुड नोटिस कि इसके अंदर क्या हुआ है, बेसिकली -1 से लेके 1 तक का पूरा ही आपके यहाँ पे इंटरवल कवर हो गया है, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं 0 से लेके π/2 तक का ही ग्राफ लेता हूं, आधे ग्राफ लेता हूं, उसी का इनवर्स निकालूंगा, ठीक है ना। नहीं, मतलब आपने फिर पूरा फुल यूटिलाइज नहीं किया जितना बेसिकली कॉस आपको ऑफर कर रहा था, ठीक है ना।
कॉस जितना भी आपको ऑफर कर सकता है पूरा आपको यहां पर यूटिलाइज करना है। बट देन अगेन आप ये बोल सकते हो कि सर -π से लेके 0 में क्या बुराई थी, ये भी तो बेसिकली -1 से लेके 1 तक ऑफर कर रहा है। यस, दैट कैन बी डन, लेकिन फिर से यहां पर बात आ जाती है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि हमने स्टैंडर्ड यहां पर क्या सेट करके रखा है उसी को फॉलो करेंगे। तभी आप जब अपने दोस्तों के साथ में आईटीएफ का डिस्कशन करोगे तो दोनों दोस्त सेम बात करोगे। अगर आपने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी, आपने बोला कि मैं तो इस चीज को अपना बेस मान रहा हूं, उसने अपनी लैंग्वेज ये बना ली, तो आपकी मतलब आप सेम चीज बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो मैच नहीं करेंगे चीजें, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी होता है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली दो ही तरीके से अपने 6 के 6 आईटीएफ फंक्शंस में अपने जो रिस्ट्रिक्शन से देखने के लिए मिलेंगे, या तो वो -π/2 से लेके π/2 वाला रिस्ट्रिक्शन होता है, या फिर वो 0 से लेके π वाला रिस्ट्रिक्शन होता है ना। ये नोटिस करना जब आप यहाँ पे सारे के सारे 6 पढ़ लोगे तब। तो 0 से लेके π में अगर मैं रिस्ट्रिक्शन करता हूं तो आपका यहाँ पे जो इनपुट है वो तो चलो हमें समझ में आ गया कि इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। आपका जो कोडोमेन है वो भी हमने कितना सेट करना चाहिए, जितना रेंज आपको यहां पर अभी दिखाई दे रहा है, विच इज बेसिकली फ्रॉम -1 से लेके 1। -1 से लेके 1 क्योंकि आपको अपना रेंज नजर आ रही है, और उतना ही अगर आप कोडोमेन कर दो तो ये फंक्शन फॉर श्योर आपका ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। सो 1 बना दिया है, 1 बना दिया है बाय पिकिंग अ पर्टिकुलर इंटरवल, एंड देन उस इंटरवल में जितना आउटपुट आ रहा था उतने आउटपुट को ही हमने कोडोमेन बना दिया है। सो दैट अलाउड अस टू मेक इट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। सो अगर आप फिर से यहां पे लिखना चाहे जैसे कि हमने पिछली बार लिखा था, सो दिस टाइम अराउंड वी आर अगेन ट्राइंग टू बेसिकली फाइंड इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन fx, जिसका नाम cos x है। हम इसका इनवर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाउ इज दिस fx डिफाइंड? f इज सच दैट इट टेक्स इनपुट ओनली फ्रॉम 0 से लेके π एंड आउटपुट फ्रॉम -1 से लेके 1, ठीक है। दिस कैन हैव अ इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, और वही हम यहां पे फाइंड करना चाहते हैं, राइट। सो अगेन हमारे यहां पर जो आइडिया है इट इज प्रीटी इजी कि हम यहां पे कॉस इनवर्स नाम देंगे उसको। कॉस इनवर्स जो हम यहां पे नाम देंगे उसका डोमेन कोडोमेन तो बहुत ही आसान है कि आपको बस पलट के इस्तेमाल करना है, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। मतलब आपका जो डोमेन है वो -1 से लेके 1 हो जाएगा, और कोडोमेन आपका 0 से लेके π हो जाएगा, ठीक है ना। कोडोमेन मतलब रेंज, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडोमेन रेंज आपके बराबर रहेंगे, ऑलराइट। अब बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। सो ग्राफ के लिए फिर से हम वही मेहनत करना चाहेंगे, लेकिन अब आपको यहाँ पे जैसे जैसे ये काम करते करते आदत पड़ जाएगी, 6 बार क्योंकि हम ये करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपका कंफर्ट काफी कुछ बन चुका होगा टुवर्ड्स द एंड। हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, राइट। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेफिनेटली दिस कि 0 डाल के 1 आता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि π/2 डाल के 0 आता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि π डाल के -1 आता है। तो इनको पलट पलट के सोचो, क्योंकि इनवर्स एग्जैक्टली इसका उल्टा ही काम करेगा। अगर ओरिजिनल फंक्शन में 0 डाल के 1 आया है तो 1 डाल के 0 क्रिएट करेगा इनवर्स फंक्शन, तो 1 डाल के 0 क्रिएट करेगा, ठीक है, ओके। फिर 0 डाल के क्या क्रिएट करेगा? 0 डाल के ये π/2 क्रिएट करेगा, उल्टा हो गया ना, 0 डाल के π/2 क्रिएट करेगा। एंड देन -1 डाल के π क्रिएट करेगा। -1 अगर आप डालते हो तो ये -1 डाल के π क्रिएट करेगा, और π मतलब कहां चला जाएगा, कहीं इतना ऊपर चला जाएगा। सो -1 डाल के π इज समवेयर हियर, राइट। सो इस तरह से आपके यहां पे 3 पॉइंट्स अब यहां पे हमें नजर ऑलरेडी आ रहे हैं। लेकिन अब फिर से बात उठती है कि हमारे यहाँ पे क्या मैं इसको सीधे सीधे ही ज्वाइन कर दूं, या कुछ यहाँ पे कर्वेचर के बारे में हमने यहाँ पे सोचना चाहिए, ठीक है ना। सो अगेन व्हाट इज गोइंग टू हेल्प अस कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं y = x वाली, ठीक है ना, तो ये y = x वाली लाइन जो है इसमें अगर मैं इमेज लेने की कोशिश करूं तो इमेज कैसा बनेगा थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका एक स्ट्रक्चर है, इसका अगर आप इस तरह से पलटते हो इसको, तो ये वाला जो सेक्शन है ये तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। जो ऊपर जा रहा था पहले ये वाला सेक्शन यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये जो पूरा सेक्शन है ये इस तरह से पलट के इसका मतलब ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। तो आपका जो ग्राफ आएगा, पहली बात तो एक डिक्रीज करने वाला ग्राफ आ रहा है, एंड देन थोड़ा दिमाग इसके अंदर थोड़ा ज्यादा मारना पड़ता है, ये बात सही है। जितना साइन इनवर्स इजी था उतना इजी ये नहीं है टू रियलाइज कि ये ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थोड़ी क्या कहना चाहिए, सिमेट्री थोड़ी कम है, सिमेट्री थोड़ी सी कम है, इसलिए यहां पर ये रियलाइज करना थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग ज्यादा मारना पड़ता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान से देखो कि हाँ ये चीज पलट के अगर उस तरफ जा रही है, ये चीज पलट के अगर उस तरफ जा रही है, तो ऐसा वाला ही ग्राफ आपका बनना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। समझे क्या? ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, इतना सा ही ग्राफ है cos इनवर्स x का, ठीक है ना। अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको एक बार ग्राफ याद हो जाता है
तो आपको डोमेन ऑटोमेटिकली दिख रही है, -1 से लेके 1 तक ही इनपुट ले सकता है, एंड आउटपुट भी 0 से लेके पाई तक ही जा रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। सो बस आपका काम हो गया। डोमेन और रेंज आपको डायरेक्टली याद हो जाते हैं अगर आपको अपना ग्राफ पता है तो, राइट। 2 डाउन 4 मोर टू गो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज tan x। tan x के अंदर आप यहां पे फिर से देखो कि यार ये तो आपका मेन्यूअन फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर, लेट अस ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट। इस बार जो रिस्ट्रिक्शन हम यहां पे सोच रहे हैं, दैट रिस्ट्रिक्शन कम्स फ्रॉम -π/2 टू π/2। ये चीज एक बार रियलाइज करने की कोशिश करो कि ये अच्छा वाला रिस्ट्रिक्शन है हमारा। -π/2 पे नॉट डिफाइंड है, +π/2 पे भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। एंड ये चीज कोई बात नहीं, अगर नॉट डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे ओपन इंटरवल के साथ में इस बार अपना इंटरवल डिसाइड कर लेंगे। एंड ये जो एक सेक्शन है आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच वाला जो सेक्शन है, बस उसी का इनवर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे, समझे क्या। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके π/2 में सिलेक्ट करना चाहिए हमने। एंड ऑल्सो जो आपका यहाँ पे को डोमेन आना चाहिए, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये कहां से कहां तक ऑलरेडी रेंज क्रिएट कर रहा है। तो रेंज तो ऑलरेडी इसकी -∞ से लेके इन्फिनिटी है, सो दैट एक्चुअली गिव्स अस अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि अच्छा ठीक है, बढ़िया हो गया ये तो, है ना। ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक ही आप यहाँ पे मतलब कंप्लीट आर आप यहाँ पे इसकी को डोमेन बता सकते हैं, ठीक है ना। वंस दिस इज सेट, तो आप इस तरह से डिफाइंड जो tan x फंक्शन है उसका इनवर्स निकालोगे, उसका नाम क्या रहेगा, tan इनवर्स x रहेगा। डोमेन को डोमेन पलटने वाले हैं, इसलिए आपका डोमेन बन जाएगा -∞ से लेके इन्फिनिटी। इन द सेंस इनवर्स फंक्शन जो tan इनवर्स फंक्शन है उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, tan इनवर्स फंक्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना, सारे पॉइंट्स अलाउड है। लेकिन आउटपुट जो आपको देखने के लिए मिलेगा दैट वुड बी ओनली फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। यहीं पे कहीं ना कहीं आपको आउटपुट देखने के लिए मिलने वाला है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देन हमें यहाँ पे यूज करने के लिए मिलता है लाइन के रिफ्लेक्शन वाला आइडिया कि y=x में जब मैं लाइन को रिफ्लेक्ट करता हूं तो क्या होता है। y=x में जब लाइन को रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वर्टिकल हो जाएगी, जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात अभी हमने डिस्कस करी थी, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हो कि यार ये जो आपके पास में डॉटेड लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, जब y=x में इनके इमेज की बात होगी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाएंगे, है ना। ये क्या है आपका x=π/2, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, y=π/2, राइट। यही चीज आपको यहां पे लिख के बताई थी मैंने कि आप बस इतना देखो कि ये क्या है, x=π/2 है ना, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, y=π/2। y=π/2 क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एट द हाइट ऑफ π/2, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्टार्ट्स अपीयरिंग। एक बार हम tan x के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तब। सो एक हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, एक हम प्लॉट कर लेते हैं π/2 हाइट पे, और एक प्लॉट कर लेते हैं -π/2 हाइट पे। ये मान लेते हैं हमारी हाइट है π/2 के बराबर, और वैसे ही एक हाइट है हमारी -π/2 के बराबर। ये दोनों इमेजेस कैसे आए हैं, ये दोनों इमेजेस आए हैं बाय टेकिंग इमेजेस ऑफ दीज वर्टिकल लाइंस। अब इनके बीच में ही आपका कहीं ना कहीं जो एक्चुअल ग्राफ का इमेज है वो भी बनने वाला है। अगेन इट विल बी इंपॉर्टेंट टू मार्क फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास में क्या क्या निकल कर आते हैं, एक तो ऑब्वियसली 0 0 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट उसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहां का जो एंड पॉइंट है वो मार्क करने का मन तो देखो कर रहा है, लेकिन एंड पॉइंट को मार्क कैसे करेंगे। एंड पॉइंट को हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पे π/2 तक जाने की कोशिश करूं तो मेरा आंसर इंफिनिटी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपने π/2 बना दिया है, नहीं, आप π/2 से थोड़े से कम पे हो। कम पे हो मतलब माइनस साइन से इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, π/2 माइनस। π/2 माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि π/2 से थोड़ा सा कम इनपुट आपने लिया हुआ है, राइट। और थोड़े से कम इनपुट पे ही आप देख रहे हो कि आपका जो आउटपुट है वो इंफिनिटी तक पहुंचने वाला है, राइट। वैसे ही ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो एंड पॉइंट एक तरीके से हम फील कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि -π/2 इनपुट डालते पर मेरे पास में इंफिनिटी आ रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्टली -π/2 डाला वो तो हम यहाँ पे डोमेन में भी कंसिडर नहीं कर रहे एग्जैक्टली -π/2। तो -π/2 से थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट है, थोड़ा सा आगे मतलब बड़ा, मतलब प्लस साइन के साथ में हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो π/2 माइनस पे इंफिनिटी है, -π/2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी है, सॉरी यहां पर क्या है, माइनस इंफिनिटी है, राइट। सो अब इन 3 पॉइंट्स को पहले तो पलट पलट के हम यहां पे मार्क कर लेते हैं इनवर्स के स्ट्रक्चर में। सो इनवर्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास में एक तो पॉइंट आएगा 0 0, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक पॉइंट आने वाला है इंफिनिटी डाल के π/2 से थोड़ा सा छोटा, इंफिनिटी डाल के π/2 से थोड़ा सा छोटा, ऐसा एक पॉइंट यहां पे हमने मार्क कर लेना चाहिए। और माइनस इंफिनिटी डाल के -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, माइनस इंफिनिटी डाल के
माइनस पाई बाय टू से थोड़ा सा बड़ा, है ना। ये माइनस पाई बाय टू वाली आपकी लाइन है, ये पाई बाय टू वाली आपकी लाइन है, ये आपका 0 है, राइट। अब इसके बीच में आपका ग्राफ बेसिकली बनने वाला है, राइट। अगर मैं tan इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो अगेन आई वुड ट्राई कि मैं इसकी इमेज अच्छी तरीके से बना पाऊं, ठीक है ना। अगेन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन यहां पे प्लॉट करके देख सकते हैं कि क्या उसके साथ हो रहा है। y = x वाली जो आपकी लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है ना। सो आपका ग्राफ का नेचर कैसा आएगा वो यहां पर एक बार इमेजिन कर सकते हैं, राइट। कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सेक्शन है उसकी इमेज लोगे तो इस तरह से आपका यहां पर एक सेक्शन बनने वाला है, ठीक है ना। एंड अगर आप ये थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हो तो इमेज आपकी यहां आने वाली है, ठीक है ना। इस तरह से आपकी एक इमेज आने वाली। सो ग्राफ आपका यहां से ऊपर जाएगा और फिर यहां से ऐसे फर्दर ऊपर जाएगा, राइट। सो थोड़ा सा इमेज का यहां पे अंडरस्टैंडिंग इस पेज पे ले लो। हालांकि अगर आप बना के देखना चाहो तो बना के भी दिखा सकता हूं मैं। बेसिकली ये जो है इसका इमेज ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं एंड इस चीज का इमेज हम ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। तो अभी ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है यही आपके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अल्टीमेटली बनना चाहिए, विच वी आर ड्रॉइंग ऑन दिस पेज, राइट। सो आपका ग्राफ अल्टीमेटली आएगा ऐसे कि यहां से ये ऊपर गया फिर यहां से ऊपर जाके ये ऐसा आ गया, राइट। ये कहलाएगा आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ है, अगेन इसको अगर आप देखते हो तो इसका कहीं एंड नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो डोमेन है -∞ से लेकर इन्फिनिटी आप यहां पे कमिट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपका यहां पे जो आउटपुट है इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम -π/2 टू π/2, तो यही आपके रेंज का भी वैल्यू बनता है, राइट। ऑलराइट, चलिए बढ़िया बात है। हम यहाँ पे इस तरह से अपने अब बचे हुए 3 ग्राफ्स का भी डिस्कशन करेंगे। कॉट का यहाँ पर डिस्कशन काफी सिमिलर है tan के साथ में अगर देखा जाए तो। सो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास में इस बार फिर से जो है कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड सिलेक्शन में आ सकता है। तो इस बार जो हम स्ट्रैंड सिलेक्शन में ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम 0 से लेके पाई वाला स्ट्रैंड, ठीक है ना। 0 से लेके पाई में जितना भी आपका यहाँ पे कॉट का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, उसका हम इनवर्स अगर निकालेंगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड हमने स्टैंडर्ड जो माना है वो यही वाला स्ट्रैंड माना है। स्ट्रैंड तो ये भी मान सकते थे, ये भी 1 1 और ऑन 2 बना के आपको दे सकता था, अगला वाला भी मान सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो या तो 0 से लेके π/2 का हो, 0 से लेके पाई का हो, या फिर -π/2 से लेके π/2 का हो, ठीक है ना। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड सेट किया है। सो यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा, 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल में आपका डोमेन रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। एंड अगर आप देखें तो यहां पर फिर से -∞ से लेके इन्फिनिटी तक आप यहां पे आउटपुट देख पा रहे हैं, मतलब को डोमेन भी आप यहां पे -∞ से लेके इन्फिनिटी ले सकते हो। नाउ कॉट अंडर दीज रिस्ट्रिक्शंस विल डेफिनेटली पोजेस अ इनवर्स जिसका नाम हम कॉट इनवर्स रखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब उसका डोमेन और को डोमेन का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि यार ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक इनपुट ले सकता है डोमेन, और पलट के यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब को डोमेन हो जाएगा 0 से लेके पाई। मतलब इसके जो आंसर्स आएंगे वो 0 और पाई के बीच वाले ही कहीं ना कहीं आंसर्स आने वाले हैं। आउटपुट इसका इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड होगा। सो नाउ इफ आई ट्राई एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, सो 0 से लेके पाई में ही कहीं ना कहीं आपका आंसर आने वाला है। सो वी कैन बेसिकली कीप दैट इन माइंड। एंड 0 एंड पाई के बीच में जो आंसर आएगा उसको भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन वाला आइडिया इस्तेमाल करो। जो यहां पे 2 वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं वो अगले पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनकर आएंगी, क्योंकि हम y = x में इनकी भी इमेज अल्टीमेटली इमेजिन कर सकते हैं, है ना, कि इनकी भी इमेज बन रही है। सो आप यहां पर क्या बोलते हो कि आपका जो 0 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो सेट है ऑलरेडी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 0 वाला वर्टिकल लाइन है उसकी इमेज हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस बन चुकी। y = x में y एक्सिस का इमेज x एक्सिस ही होता है, ठीक है ना। तो ये x एक्सिस ऑलरेडी आपकी एक डॉटेड लाइन है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप यहां पे इस तरह का डॉटेड लाइन फर्दर ओवरलैप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर फर्दर कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये डॉटेड लाइन इसी के ऊपर आई है, जैसे यहां पे y एक्सिस के ऊपर डॉटेड लाइन आई थी एंड देन पाई के ऊपर आपकी डॉटेड लाइन फर्दर इस तरह से आने वाली है, ठीक है। सो दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आपका कॉट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप यहां पे मार्क करते हो तो आपको काफी जल्दी आइडिया लग जाएगा कि हाउ दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी। सो एक पॉइंट तो यहां पे नजर आ रहा है कि π/2 डाल के 0 है, मतलब 0 डाल के π/2 आना चाहिए। ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं देन दिस पॉइंट इज बेसिकली 0 से थोड़ा सा आगे है तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। और ये वाला पॉइंट क्या है कि अगर मैं पाई से थोड़ा सा पीछे हूं तो -∞ आंसर आ रहा है, राइट। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो 0 डाल के π/2 एक पॉइंट बनता है, पलट के अगर मैं देखता हूं तो 0 डाल के π/2 वाला एक पॉइंट आ गया, है ना, 0 डाल के π/2। फिर एक पॉइंट मुझे यहां पे ये क्रिएट करने की कोशिश करना है कि 0+ डाल के इन्फिनिटी है ना, मतलब इनवर्स में इन्फिनिटी डाल के 0+ आएगा, इन्फिनिटी डाल के 0+ आएगा, इन्फिनिटी डाल के 0+ मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर यहां पे आप पॉइंट इमेजिन कर सकते हो, राइट। वैसे ही यहां पे क्या है, -∞ डाल के पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी,
माइनस इन्फिनिटी डाल के पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, ये वही वाला पाई जोन है, पाई वाला जोन है जो हमने यहाँ पे बेसिकली क्रिएट कर रखा है, 0 से लेके पाई वाला इंटरवल, राइट। नाउ यू नीड टू सी कि आपका ग्राफ बेसिकली किस तरह से यहाँ पे नीचे आने वाला है, एंड अगेन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक y = x में इमेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर बनने वाला है। अगेन यहाँ पे सिमेट्री थोड़ी सी खराब है, तो tan में जितने सुंदर तरीके से हमें यहाँ पे दिखा है उतने सुंदर तरीके से नहीं दिखेगा, बट स्टिल ट्राई टू रियलाइज एज मच एज पॉसिबल। अदरवाइज आप ये भी सोच सकते हैं कि यार देखो अल्टीमेटली आपके ग्राफ में किस तरह का बिहेवियर शो करना है कि वो इन पॉइंट्स तक जाते आते ना ऐसा लाइन के ऐसा मतलब पैरेलल सा हो जाता है। इन लाइंस को क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स कहते हैं, राइट। सो अगर आपको ये एसिम्पटोट का आइडिया भी है तो भी उसको देख के भी आप काफी इजीली यहां पर बता सकते हैं कि यार ये ना इस तरह से कुछ टच करने वाला यहां पर सेक्शन आपका बनना चाहिए, इधर भी इस तरह से टच करने वाला सेक्शन आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट यूज दैट आइडिया इटसेल्फ। अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो इसको देखने की कैसे ये पलट के आपके पास में आने वाला है वैल्यू, ठीक है ना। जैसे यहां से ये ऊपर गया है वैसे यहां से ये इधर जाएगा, तो इस तरफ का एक सेक्शन तो देखो आपको दिख रहा होगा, राइट। वैसे एक सेक्शन यहां पे आपको देखना पड़ेगा। सो दिस बेसिकली कम्स डाउन एंड देन फर्दर कम्स डाउन, राइट। सो ये आपका जो डिक्रीजिंग काइंड ऑफ ग्राफ अभी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ माना जाएगा, राइट। इनपुट कहीं से भी कहीं तक जा सकता है, आउटपुट आपका केवल 0 और पाई के बीच में ही आने वाला है, राइट। ओके, सो 2 more टू गो, है ना। उसके बाद में हम एक बार रिव्यू भी करेंगे इन पर्टिकुलर ग्राफ्स का, क्योंकि कई पॉइंट्स है जो यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखोगे तो गलत आंसर नहीं निकालोगे, है ना। कई बार एकदम सिंपल क्वेश्चन में बच्चों को गलत आंसर निकालते हुए मैंने देखा है, इसलिए एक बार फिर से गो थ्रू करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले बता दूंगा। अगेन हम आते हैं अगर कोजेक के इनवर्स के कैलकुलेशन पे, तो हमने यहाँ पे जो डिसाइड किया है दैट इज फ्रॉम -π/2 to π/2, इस इंटरवल को बेसिकली हम पिक कर रहे हैं, राइट। नाउ यू कैन सी कि इस बार ये टूटा हुआ इंटरवल आपका पिक हो रहा है, कोई बात नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम एक टूटा हुआ इंटरवल पिक कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक कंटिन्यूअस इंटरवल पिक करें, ठीक है ना। इट शुड मीट अवर रिक्वायरमेंट कि यार वहां से फंक्शन आपका 1 1 on 2 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सो 1 1 तो यहां से हो गया है, क्योंकि अगर मैंने बस इतना ही सिलेक्शन लिया है -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, है ना, -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, है ना, -0 हमने यहां पे इनपुट में नहीं लेना चाहिए, वो यहां पर कोजेक के लिए अलाउड नहीं होता, राइट। सो अगर मैं इस डोमेन में अपनी बात अगर करता हूं, सो व्हाट आई रियलाइज इज कि इसके अंदर जो मेरा रेंज निकल कर आ रहा है दैट इज फ्रॉम -∞ से लेके -1 एंड देन डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी, राइट। सो ये जो आपका रेंज आया है इतना ही एग्जैक्टली आप को डोमेन डिफाइन करो, -∞ से लेके -1 एंड देन यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ताकि अब ये ऑन टू भी हो जाए। सो कोजेक अंडर दीज रिस्ट्रिक्शंस इज इन्वर्टिबल, राइट। और ये इसका इनवर्स जो हम निकालते हैं उसी को हम कोजेक इनवर्स कहते हैं। एंड डोमेन जो होगा आपका फिर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, एंड आपका जो आउटपुट है ना, वो आने वाला है -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0। ऐसे आपके रेंज की वैल्यू बेसिकली निकल कर आने वाली है। लेट्स लुक एट द ग्राफ, ताकि आपको यहां पे इस तरह से याद करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। आपको यहां पे ग्राफ अगर याद हो जाता है तो वहीं से चीजें रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। सो अगर मैं यहां पे अपने ग्राफ को बनाना चाहता हूं, देन अगेन व्हाट वी नीड टू रियलाइज, ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे यहां पे डेफिनेटली मार्क कर लेने चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या क्या है यहां पे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर आप बात करो तो एक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, विच इज व्हाट कि -π/2 डाला तो -1 आया। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यार π/2 डाला तो 1 आया। ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है ना। ये इसको क्या कहेंगे कि 0 से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, और इसको कहेंगे कि यार 0 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो -∞ हो जाता है, राइट। इसलिए थोड़ा सा आगे थोड़े से पीछे का यहां पर ज्ञान होना चाहिए कि हम यहां पे किस चीज को लेना चाह रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट आइडिया इज बेसिकली दिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है कोजेक का, वो बेसिकली वाई एक्सिस को इस तरह से इन्फिनिटी पे जाके टच करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम बोथ दी साइड्स, राइट। सो इसी को हम कहते हैं एसिम्पटोट। ये वाई एक्सिस क्या है, इसकी एसिम्पटोट है, राइट। लेकिन ये कैसी है, वर्टिकल है। तो जब मैं यहां पे इनवर्स की बात करूंगा तो इनवर्स के अंदर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आने वाली है, ठीक है ना। तो ये x = 0 है, तो उसका इमेज लेंगे तो y = 0 बन जाएगा। y = 0 क्या है, आपका x एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इसको भी डॉटेड से अगर मार्क करके एक बार रखना चाहो तो रखो, जैसे हमने पिछली बार भी किया था tan और cot के केस में। तो ये जो बेसिकली आपका डॉटेड लाइन है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होने वाला है। हॉरिजॉन्टल जो आपके यहाँ पे लाइन आने वाली है दैट वुड लुक लाइक दिस,
ठीक है ना, ये आपकी डॉटेड लाइन इस तरह से आ गई है, राइट। फिर हम यहाँ पे चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना चाह रहे हैं। चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट मार्क करते हैं पहले। इसको अगर मैं पलट के इस्तेमाल करता हूं तो 1 डाल के π/2, 1 डाल के π/2, 1 डाल के π/2 है ना, π/2 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होती है 1 से, तो 1 डाल के π/2 इज 1 पॉइंट। उसके बाद में -1 डाल के -π/2 इज अनदर पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से बेसिकली आपका ग्राफ बेसिकली यहां पे पास करेगा, राइट। और कौन से 2 पॉइंट्स अभी हमने मार्क किए हैं, इनको पलट के अगर मैं देखता हूं तो इन्फिनिटी डाल के 0 से थोड़ा सा बड़ा, इन्फिनिटी डाल के 0 से थोड़ा सा बड़ा, एंड ये वाला पॉइंट कहता है माइनस इन्फिनिटी डाल के 0 से थोड़ा सा छोटा, माइनस इन्फिनिटी डाल के 0 से थोड़ा सा छोटा, है ना। तो ऐसा आपका यहां पर ये ग्राफ बेसिकली एक्सपेक्टेड है। एंड क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका टूटा हुआ है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो भी टूटा हुआ ही आएगा। आप यहां पे y=x फिर से एक बार इमेजिन करके देख सकते हैं, इफ यू आर एबल टू सी हाउ दिस इमेज इज गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है ना। तो y=x विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ ट्राई टू इमेजिन हाउ द इमेज विल बी। तो इस सेक्शन का इमेज ऊपर चला जाएगा एंड ये पूरा सेक्शन नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहां पर एक रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ बना सकते हो आप। एंड यहां पर भी पलट के अगर आप बनाओगे तो यहां से ऐसा आते हुए ग्राफ आप इमेजिन आई गेस कर पा रहे होंगे, राइट। सो आपका यहां पर ग्राफ बनाने का जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, ग्राफ आपका ऐसा बनना चाहिए कि यहां से आप गए हो नीचे और यहां से भी आप गए हो इस तरह से, मतलब ऐसे अगर आओगे तो नीचे बोलना चाहिए, ऐसे अगर जाओगे तो ऊपर बोलना चाहिए, नीचे बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड बात करते हैं जब भी ऊपर नीचे की बात होती है। तो यहां से भी हम आए हैं नीचे और यहां से भी हम आए हैं नीचे। ये जो आपका ग्राफ बना है ये किसका है, ये आपके कोजेक इनवर्स का ग्राफ है। नाउ ऑब्वियसली इट इज नॉट लुकिंग मच सिमेट्रिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे उतना हाथ से बनाया तो उतना सिमेट्री नहीं दिख रही, लेकिन आपको सिमेट्रिक ग्राफ ही फील करना है। जैसे यहाँ पर सुंदर सा बना है वैसे उस तरफ भी सुंदर सा आपका एक सेक्शन आएगा, ऐसा आप यहाँ पे मान सकते हैं, राइट। एक और ग्राफ हमारा लास्ट जो बचा है उसकी भी बात कर लेते हैं, एंड देन विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ग्राफ में यहाँ पे एक बार नोटिस करने चाहिए, एंड देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस, ऑलराइट। ठीक है, सीकेंड इनवर्स का अगर डिस्कशन है तो पहले सीकेंड का एक सिलेक्शन करना होगा। सीकेंड के सिलेक्शन में इस बार आप देख सकते हैं कि -π/2 से लेकर π/2 इज नॉट वर्किंग, 0 से लेके पाई इज वर्किंग, 0 से लेके पाई इज वर्किंग, ऑलराइट। 0 से लेके पाई के बीच में लेकिन एक पॉइंट आ रहा है π/2 जहां पे चीजें नॉट डिफाइंड हो रही है, मतलब वहां पे हमने क्या ड्रॉ करना चाहिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहिए π/2 पे, राइट। सो ये आपका कंप्लीट अभी यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग है, हमने कौन सा सेक्शन यहाँ पे पिक किया है, 0 से लेके पाई पिक किया है एक्सेप्ट π/2, 0 से लेके पाई पिक किया है एक्सेप्ट π/2, राइट। और अगर आप यहाँ पे अपने आउटपुट को देखते हैं तो आउटपुट इज गोइंग फ्रॉम -π/2 से लेके -1, देन डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी। बीच में यहाँ पर जो है आपका आउटपुट नहीं आ पाता, राइट। सो हम अपनी कोडोमेन भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, -∞ से लेके -1, देन यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। नाउ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीकेंट जो रिस्ट्रिक्टेड सीकेंट है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। इसका इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा उसमें अगर मैं डोमेन कोडोमेन की बात करता हूं तो डायरेक्टली ही आ जाएगा, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये इसके डोमेन के वैल्यूज हैं, ये सभी चीजें आप इनके इनपुट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट आपका हमेशा ही 0 से लेके पाई के बीच में रहेगा, एक्सेप्ट π/2 आउटपुट नहीं क्रिएट कर सकता है सीकेंड इनवर्स, राइट। ग्राफ की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ग्राफ के अंदर ध्यान क्या रखेंगे, ग्राफ जो आपका होगा वो 0 से लेके पाई के बीच में ही बनने वाला है। तो अगर आप चाहो तो यहां पर है ना वो चीज मार्क करके रख सकते हो। एंड देन π/2 पे आपको दिक्कत भी है, 0 से लेके पाई के बीच में ही पूरा डिस्कशन होने वाला है, एंड देन π/2 पे आपको दिक्कत भी है। तो दिक्कत वाली चीज को हम यहां पे एक बार मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो, π/2 आपकी दिक्कत क्यों है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमें डिकोड कर चुके हैं कि π/2 वर्टिकल पे दिक्कत है, यहां पे π/2 वर्टिकल पे दिक्कत है, तो यहां पे π/2 हॉरिजॉन्टल पे दिक्कत आने वाली है, राइट। वो यहां पर हमारा जैसे आप देख सकते हो आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो यहां पे डॉटेड लाइन से वैसे भी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अगेन लेट अस ट्राई टू फाइंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, विच इज बेसिकली 0 डाल के 1 आ रहा है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच इज बेसिकली पाई डाल के -1 आ रहा है। ये वाले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे π/2 से थोड़ा सा आगे गए हैं तो -∞ आ रहा है, एंड यहाँ पे π/2 से थोड़ा सा पीछे हैं तो +∞ आ रहा है, राइट। अब इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके मार्क करेंगे। 0,1 बन जाएगा 1,0, ठीक है ना। तो 1 डाल के 0 आ रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू मार्क।
1 डाल के 0 आ रहा है, ठीक है ना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेसिकली दिस, -1 डाल के पाई आ रहा है, पलट के यूज करो, -1 डाल के पाई आ रहा है, राइट। सो ये हो गया आपका सेक्शन, ये 2 पॉइंट्स आपके सिलेक्शन में आ गए। फिर और 2 पॉइंट जो मार्क करने हैं वो कौन से हैं कि यार इन्फिनिटी अगर मैं डालूंगा ना तो π/2 से थोड़ा सा कम, इन्फिनिटी अगर मैं डालूंगा ना तो π/2 से थोड़ा सा कम वाला पॉइंट यहां पे मार्क करना है, एंड माइनस इन्फिनिटी अगर मैं डालता हूं तो π/2 से थोड़ा सा ऊपर वाला पॉइंट मार्क करना है, राइट। बस अब इन चीजों को आप यहां पे एक बार अच्छे तरीके से प्लॉट कर लो। यहीं से आपका ग्राफ आ रहा है किसका, सीकेंट इनवर्स का, राइट। मतलब ग्राफ आपका जाएगा ऐसा, एंड देन यहां से आपका ग्राफ जाएगा ऐसा, ऑलराइट। सो ये जो आपका सेक्शन बना है, ये जो भी 2 टुकड़े हैं, ये आपके ग्राफ के हिस्से हैं किसके, सीकेंट इनवर्स एक्स के, राइट। चलिए बधाई हो, हमने यहां पर लिए हैं लगभग 50 मिनट, लेकिन इन 50 मिनट को अगर आप यहां पे अच्छे तरीके से देखते हो तो आपका फाउंडेशन जो है इनवर्स फंक्शन का वो यहां पे सेट हो जाता है। आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि हमने यहां पे आईटीएफ के साथ में डीलिंग करी कैसे है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में यहां पे इन्वर्टिबल नहीं थे, तो हमने यहां पे इनका बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टेड डिस्कशन किया है और उनके इनवर्स के ऊपर हम यहां पे अब आगे चल के भी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यही हमारे स्टैंडर्ड बेसिकली 6 इनवर्स फंक्शंस माने जाएंगे, राइट। अब एक बार हम यहां पे इन इनवर्स फंक्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं। यहां पे आप नोटिस करोगे कि यहां पे 3-3 का ग्रुप अच्छे तरीके से बना हुआ है, एंड वो जो ग्रुप है ना, वो भी आप यहां पे नोटिस करो कि क्यों बन रहे हैं। देखो हमने यहां पे 3 बार रिस्ट्रिक्शंस लिए हैं -π/2 से लेके π/2 में, जैसे साइन के अंदर -π/2 से लेके π/2 है, फिर आपका tan के अंदर भी -π/2 से लेके π/2 का रिस्ट्रिक्शन है, एंड देन जो आपका कोजेक है उसके अंदर भी -π/2 से लेके π/2 तक का इंटरवल हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। और जो बाकी 3 आपके हैं, जैसे सीकेंड के साथ में अगर मैं यहां पे स्टार्ट करूं तो सीकेंड के अंदर हमने यहां पे क्या किया है, 0 से लेके π वाला इंटरवल लिया है, कॉट के अंदर भी हमने 0 से लेके π वाला इंटरवल लिया था, एंड देन कॉस के अंदर भी हमने 0 से लेके π वाला इंटरवल सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। तो इधर आई एम सिलेक्टिंग 0 से लेके π वाला इंटरवल टू क्रिएट द रिस्ट्रिक्शन, या फिर -π/2 से लेके π/2 टू क्रिएट द रिस्ट्रिक्शन। बीच में अगर कुछ चीजें परेशान कर रही थी तो उनको हमने हटा दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नोटिस कि आपके जो इनवर्स के ग्राफ हैं, है ना, वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाले ग्राफ है। जैसे कि ये वाला जो आपका ग्राफ है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने वाला ग्राफ है, साइन इनवर्स इंक्रीज कर रहा है, कॉस इनवर्स डिक्रीज कर रहा है ना। हमेशा लेफ्ट से राइट ट्रैवल करना है टू स्टडी कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहां देखते हैं तो ये ग्राफ आपका tan इनवर्स का इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट आते आते हाइट ऊपर जा रही है। लेकिन यही अगर आप कॉड इनवर्स की बात करते हैं तो आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, राइट। यही बात अगर मैं कोजेक इनवर्स की करता हूं तो ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि इस सेक्शन में भी डिक्रीज कर रहा है और इस सेक्शन में भी डिक्रीज कर रहा है। और यही अगर मैं सीकेंड इनवर्स को देखता हूं तो ये इंक्रीज कर रहा है, इस सेक्शन में भी इंक्रीज कर रहा है, इस सेक्शन में भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो हम यहाँ पे इन बातों का कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं, आगे चल के जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे सो कौन सा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कौन सा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये सारी बातें है ना हमें अच्छे से बताते आनी चाहिए, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि अगर मैं इनवर्स की वैल्यू पूछता हूं तो कई बार बच्चे गलत आंसर बताते हैं, राइट। जिसके ऊपर मैं अभी आपको सवाल भी कराऊंगा। सो ऑलवेज लुक एट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, ग्राफिकली थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करूं कि अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर कोई भी आपको पॉजिटिव फ्रैक्शन देता हूं तो आप अगर मुझे कोई एंगल बताना चाहते हो तो आपका यहां पे इनपुट क्या रहेगा, इनपुट आपका कोई वैल्यू रहेगा -1 से लेके 1 के बीच में। जो आपका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट आपका यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 मतलब कोई ना कोई एंगल आने वाला है, ठीक है ना। सो इट लुक समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास में पहले sin थीटा इक्वल टू x था, तो हमने यहाँ पे इनवर्स ले लिया तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हो गया है, राइट। सो x इनपुट डालने पे जो भी आपका आउटपुट आएगा वो कोई ना कोई एक एंगल आएगा, ऐसा आप हमेशा दिमाग में रखो, राइट। सो एंगल आपका बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट का आ रहा है ये देखना जरूरी है, ठीक है ना। सो एंगल आपका यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, बिकॉज दिस इंडिकेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से लेके π/2 मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, राइट। और अगर आपने नेगेटिव फ्रैक्शन इनपुट डाला है तो मुझे 0 से लेके -π/2 के बीच का कोई आंसर एक्सपेक्टेड है, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सो साइन इनवर्स के जो आंसर्स हैं वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स होंगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स होंगे, राइट। ओके, आप यहां पे जो क्वाड्रेंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, आइडियली ऐसे बनाते हो ना, क्वाड्रेंट्स आप ऐसे बनाते हो, ये आपका 0 से लेके π/2 वाला रिस्ट्रिक्शन होता है और ये आपका -π/2 से लेके 0 वाला सेक्शन होता है, ठीक है ना। तो 0 से लेके π/2 यहां पे जो भी एंगल आ रहा है उसको हम कैसे इमेजिन करेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का आपका यहां पे कोई ना कोई एंगल है, राइट। यहां पे तो गलती तब भी कम होती है, गलती कहां होती है जब मैं कॉस इनवर्स की बात करता हूं तो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, आपके पास में
जब भी पॉजिटिव फ्रैक्शन इनपुट में जाएगा तो आंसर जो आपके पास में आएगा वो कैसा रहेगा, है ना। लेट से मैंने ये इनपुट दिया तो आपका जो आंसर है वो इस सेक्शन में आ रहा है, मतलब 0 से लेके π/2 में आपका कोई ना कोई एंगल आपने मुझे बताना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं cos इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा, सो cos इनवर्स ऑफ हाफ के लिए आप जो भी यहां पे मुझे एंगल बताओगे एटलीस्ट ये गलती मत करना कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, राइट। और अगर मैं आपको कोई भी नेगेटिव इनपुट देता हूं, लेट से -हाफ, तो आपका आंसर कहां से आप निकालोगे, आप अपना आंसर π/2 से लेके पाई वाले इंटरवल से निकालोगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से निकालोगे, राइट। तो cos इनवर्स के जो आंसर है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले होते हैं या फिर डायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट वाले होते हैं, ठीक है ना। ये चीज है ना, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। यही सेम चीज हम यहां पे बाकी पॉइंट्स इनके लिए भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे आपका जो tan इनवर्स है वो हमेशा ही अपने आंसर जो निकाल कर देगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आंसर्स निकाल के देगा 0 से लेके π/2 के बीच में, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर्स निकाल के देगा 0 से लेके -π/2 के बीच में। कॉट इनवर्स जो है अगेन इज समथिंग जहां पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, आपकी नहीं होना चाहिए। आप अगर पॉजिटिव इनपुट ले रहे हो तो आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल यहाँ पे रिपोर्ट करते आ ही जाएगा 0 से लेके π/2 वाला। लेकिन अगर आप नेगेटिव इनपुट की बात करते हो देन द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम π/2 से लेके पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का आपका यहाँ पे आंसर आउटपुट में आना चाहिए, राइट। सेम बेसिकली होल्ड्स फॉर दीज टू ग्राफ्स एज वेल। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, है ना, कोसेक के अंदर तो 0 से लेके π/2, लेकिन अगर आप नेगेटिव देते हैं तो -π/2 से लेके 0। सीकेंड के अंदर फिर से गलती होती है ना। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं, 1 से बड़ी क्वांटिटी दे रहे हैं तो 0 से लेके π/2 के बीच का आप यहाँ पे वैल्यू बनाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव इनपुट देते हो, -2 -3 इस टाइप की इनपुट देते हो, तो आपका आंसर जो आता है किस इंटरवल में आता है, π/2 से लेके पाई के बीच में आंसर आपका निकलना चाहिए, मतलब ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल होना चाहिए, राइट। सवाल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हम आगे इसको अच्छे से पिक कर पाए। सबसे पहला सवाल जो हम करना चाह रहे हैं इट इज दिस, सिंपल सा यहां पर है ना, एकदम एनसीईआरटी पैटर्न का सवाल है कि कोसेक ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1 इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहां पे एड्रेस करना चाहूं तो ये कोसेक के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या दिया है, सीकेंड इनवर्स ऑफ समथिंग दिया है। नाउ सीकेंड इनवर्स ऑफ समथिंग बेसिकली इज सम एंगल, मुझे कोई एंगल एक्सपेक्टेड है कि आप मुझे एंगल बताओगे, ठीक है ना। सीकेंड इनवर्स के अंदर क्योंकि आपने यहां पर क्या डाला है, कोई वैल्यू डाली है, ओके। सो मुझे पहले रियलाइज होता है सीकेंड इनवर्स के साथ में आ गया है √2 मतलब कहीं ना कहीं π/4 दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना। π/4 दिमाग में आ रहा है लेकिन माइनस साइन भी है, मतलब सीकेंड इनवर्स के अंदर मेरा जो आंसर आना चाहिए वो सेकंड क्वाड्रेंट का आना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 मतलब π - π/4 मतलब 3π/4। तो आपका यहाँ पर इतना सब कुछ जो है दिमाग में होगा कि सीकेंड इनवर्स ऑफ -√2 का आंसर कितना आना चाहिए, सीकेंड इनवर्स ऑफ -√2 विल बी समवेयर हियर, ठीक है ना। सो -√2 का इनपुट लेकर सीकेंड इनवर्स जो आउटपुट क्रिएट करेगा वो कौन सा आउटपुट रहेगा, π/2 और पाई के बीच वाला वैल्यू रहेगा विच विल बी 3π/4, ऑलराइट। तो मैग्नीट्यूड देख के आपको एक एंगल तो दिमाग में आ ही जाता है, बट देन डिसाइड द क्वाड्रेंट कि आपको उस एंगल के साथ में कौन से क्वाड्रेंट में जंप करना है, राइट। सो दिस बेसिकली बिकम्स 3π/4 एंड प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1 तो बहुत ही सिंपल है, कॉस इनवर्स ऑफ -1 अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना बेसिकली, ये सुनो, ये तो याद ही है एकदम सबसे एंड पॉइंट जो आप यहाँ पे बेसिकली बना सकते थे। एक चीज और मुझे यहाँ पे याद आई जो बेसिकली हेल्प करता है बच्चों को टू रिकॉल द ग्राफ्स ऑफ सीकेंड इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, ठीक है ना। सीकेंड इनवर्स का ग्राफ आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जहां पे कॉस इनवर्स खत्म होता है ना, जहां पे कॉस इनवर्स का ग्राफ खत्म होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ इस डब्बे के अंदर होता है, राइट। क्योंकि -1 डाल के वो पाई क्रिएट करता है, 1 डाल के 0 क्रिएट करता है, और इस तरह से एक डिक्रीजिंग ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना। तो डब्बे के अंदर -1 से लेके 1 वाला जो डब्बा है उसके अंदर आपका कॉस इनवर्स का ग्राफ है, तो उसी डब्बे के एंड पॉइंट से चलते हुए आपका यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, किसका, सीकेंड इनवर्स का ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही सेम चीज आप रियलाइज करते हो कोसेक इनवर्स के ग्राफ में। कोसेक इनवर्स का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली साइन इनवर्स के डब्बे के बाहर लाई करेगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स का ग्राफ हमेशा लाई करता है इस डब्बे के अंदर, जो डब्बा -π/2 से लेके π/2 और -1 से लेके 1 के बीच में आप बना पा रहे हो, ठीक है ना। इसके बीच में आपका साइन इनवर्स का ग्राफ आता है। साइन इनवर्स का ग्राफ जहां पे एंड होता है वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपका कोसेक इनवर्स का ग्राफ स्टार्ट हो जाता है, राइट। चलिए, सो ये वैल्यू आपके पास में अभी निकल कर आई है, तो आगे तो यहाँ पर ये सवाल आपका इजी हो गया, क्योंकि अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, केवल हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो कोसेक ऑफ 7π/4 मतलब क्या हो जाएगा, 2π - π/4 विच इज बेसिकली इक्वल टू -√2, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है -√2। लेट अस मूव टू द सेकंड वन। सेकंड वाले में क्या है, इक्वली इजी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन तब भी एक बार करा हुआ होता है तो वी हैव सम कॉन्फिडेंस।
कॉस इनवर्स के अंदर 1/2 डाल दिया, 1/2 डाल दिया मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही कोई ना कोई एंगल है, और 1/2 के साथ में हम वैसे भी किसी चीज को एसोसिएट करते हैं, कॉस ऑफ व्हाट एंगल इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो आपको यहाँ पे π/3 एकदम दिमाग में आता है, सो दैट इज व्हाट इज द आंसर, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा, जब tan इनवर्स की बात करते हैं और 1/√3 की बात करते हैं तो π/6 ऑलरेडी दिमाग में आ रहा है, लेकिन माइनस है ना, सो नेगेटिव इनपुट के लिए आपको यहाँ पे आंसर कहाँ से आना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट से आना चाहिए, मतलब -π/6 यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आएगा, राइट। ये क्या है, इनवर्स को देखने का तरीका है, और π-π/3 आपका हो जाएगा यहाँ पे π/6 एंड देन इसका आंसर आ जाएगा 1/√3, ठीक है ना। सो ये दोनों आंसर है आपके इन दोनों क्वेश्चंस के, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़े बेटर क्वेश्चंस की बात करूं तो हम यहाँ पे डिस्कस वैसे भी क्या करना चाह रहे हैं, डोमेन रेंज ग्राफ एंटायरली डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो एक सवाल करते हैं यहाँ पे जहाँ पे ITF इन्वॉल्व डोमेन का सवाल क्रिएटेड है, ठीक है ना। सो आपको अगर कोई बोलता है डोमेन निकाल के बताओ इस पर्टिकुलर फंक्शन की, सो कोजेक इनवर्स के अंदर आपको क्या दे दिया है, कुछ एक्सप्रेशन दे दिया है। सो नाउ कोजेक इनवर्स की दिक्कत क्या है कि वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनपुट ही अलाउ करता है, वो बोलेगा कि या तो आप मुझे जो भी कुछ दे रहे हो उसको 1 से बड़ा रखो, इस बारे में ख्याल रखो कि 1 से बड़ा रहे, या फिर आप इस बात का ख्याल रखो कि वो जो भी वैल्यू है वो -1 से भी छोटी है। यही इसका डोमेन है, कोजेक इनवर्स इस तरह के ही वैल्यूज इनपुट में ले सकता है। सो इनपुट को हमने वो बोल दिया करने के लिए जिसके साथ में कोजेक इनवर्स कंफर्टेबल है, राइट। सो ये अगर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, सो 1 + x/x -1 > 0 आएगा, एलसीएम लेके x कैंसिल होगा, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट एन इक्वेशन। एंड अगर आपको यहाँ पर वैल्यू 1/x की > 0 चाहिए, सो x को भी आपको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। x अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं सेकंड कैटेगरी की यहां पर बात करता हूं, अगर मैं इस तरफ आता हूं तो 1 जब इस तरफ -1 जब इस तरफ आएगा तो ये +1 बनेगा, 1 + x/x +1 हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये 1 + 2x/x लेस देन और इक्वल टू 0 बन रहा है। एंड यहां अगर आप देखते हैं तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -½ आपका क्रिटिकल पॉइंट है, 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस करके हम यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन को पिक करना चाहेंगे। लेकिन एक बात और कि -½ एक्चुअली आपके आंसर में इंक्लूड किया जा सकता है, 0 नहीं किया जा सकता, 0 तो आपके डिनोमिनेटर में है, राइट। सो हमें क्या चाहिए, ईदर दिस और दैट, मतलब दोनों का यूनियन हमें यहाँ पे चल जाएगा। दोनों का यूनियन का मतलब क्या है, दोनों का अगर आप यहाँ पे यूनियन करना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, राइट, कि आप -½ से लेके 0 तक आ गए एंड देन 0 के आगे कहीं तक भी चले गए, राइट। सो इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, आंसर को लिखा जा सकता है -½ से लेके 0 तक आ गए, फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक चले गए, या तो ऐसे लिखो, या फिर इसी को लिखने का तरीका क्या होगा, -½ से लेके इन्फिनिटी तक चले गए एक्सेप्ट 0, है ना, ऐसा किया तो भी चलेगा। आई गेस इसी फॉर्मेट में आपका आंसर आपके इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, जो 4th ऑप्शन है, राइट। सो आपके यहाँ पे जो डोमेन का नॉलेज है वो यहाँ पे सबसे पहले आपके उसमें होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप ये इनइक्वालिटीज से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, राइट। अगेन व्हाट इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप कि अंडर के अंदर पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, आपको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली यहाँ पे x कहाँ पर है, साइन इनवर्स के अंदर है, तो आप कह सकते हो कि यार ये तो आपका बेसिकली -1 से लेके 1 के बीच का ही इनपुट ले सकता है, राइट। लेकिन क्या ये आंसर है, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं, क्योंकि आपको चारों में से कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है। बट दिस डेफिनेटली इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि आपका जो साइन इनवर्स है वो ये करने के लिए बोल रहा है कि अगर तो आप चाहते हो कि मुझे कोई x आप देना चाहते हो, है ना, साइन इनवर्स क्या बोलेगा, साइन इनवर्स बोलेगा कि आप मुझे कोई x अगर देना चाहते हो तो मेक श्योर कि वो x -1 और 1 के बीच का ही हो। फिर हम क्या बोलेंगे, ओके यहां तक तो आपने अपना यहां पर रिस्ट्रिक्शन बता दिया, लेकिन अब एक और फंक्शन यहां पे अंडर फंक्शन, जिसको अलग दिक्कत है। अंडर फंक्शन बोलता है कि यार मुझे जो आप दे रहे हो उसके अंदर भी आप ध्यान रखो कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमें ये चीज भी सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। मतलब क्या है, साइन इनवर्स अगर मैं लेके जाता हूं लेस देन वाली साइड, तो साइन इनवर्स x जो है लेस देन और इक्वल टू π/4 होना चाहिए, राइट। सो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप दोनों साइड साइन ले सकते हो, यहां पे आप दोनों साइड साइन ले सकते हो, और यहां पे आपका जो साइन का कंसिडरेशन है ना, या साइन इनवर्स आपका क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है, आपको बताया था मैंने, तो आपका यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप चेंज नहीं करोगे तो चलेगा, राइट। कहने का मतलब यह है कि आप आइडियली तो ऐसा बोलना चाहते हो कि साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 एंड देन यू वांट टू रिमूव साइन इनवर्स फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो साइन इनवर्स अगर आप यहाँ पे रिमूव करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज नहीं होगी। ये बेसिकली प्रॉपर्टी किसकी है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि आपका साइन इनवर्स है, इसलिए अगर ये इनपुट डाल के छोटा आंसर आया था तो वो इनपुट भी छोटा ही रहा होगा।
ये इनपुट डाल के अगर बड़ा आंसर आया था तो ये इनपुट भी बड़ा ही रहा होगा कंपैरेटिवली, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस इज द रिस्ट्रिक्शन दैट वी क्रिएट। लेकिन अगर आपको ये इस तरह से सॉल्व करने में दिक्कत है, एक तरीका बच्चे ये भी करते हैं कि दोनों साइड साइन ले लिए, ठीक है ना, दोनों साइड साइन ले ले तो यहाँ पे x बन गया, यहाँ पे 1/√2 बन गया, आएगा तो वही। और भी अगर आपको यहाँ पे बेटर तरीका चाहिए जहां पे कंफर्ट आपका और बढ़ा हुआ आपको फील होगा, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे साइन इनवर्स का ग्राफ ही बना के रख सकते हो, ठीक है ना। साइन इनवर्स का अगर आपने ग्राफ ही बना लिया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यार मैं क्या चाहता हूं कि π/4 के नीचे ही मेरा क्या रहे, साइन इनवर्स का वैल्यू रहे। π/4 के नीचे मेरा साइन इनवर्स का वैल्यू होना चाहिए, साइन इनवर्स हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू π/4। सो π/4 किस पॉइंट पे बनता है, ये तो काफी सिंपल हो गया क्वेश्चन। अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि यार π/4 किस पॉइंट पे बनेगा, तो ये 1/√2 इनपुट पे बेसिकली π/4 बनता है, राइट। सो आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इस तरफ का पूरा ग्राफ अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, -1 से लेके आप 1/√2 तक चले जाओ, राइट। या फिर आपने अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं तो आप इन दोनों का क्या कर सकते हैं, फिर इंटरसेक्शन ले सकते हैं। एक ये है और एक ये है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिलता है, विच इज अगेन द सेम आइडिया जो ग्राफिकली अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इंटरसेक्शन लेने पे हमें मिलता है -1 के, तो देखो आगे रहना ही पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे रहना है ये अभी हमें पता चला, ठीक है ना। सो -1 से लेके 1/√2 इज बेसिकली योर आंसर, मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनना चाहिए, राइट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली जो मैंने यहां पर बात बोली है ये आपको हो सकता है अभी उतनी क्लियर नहीं होगी क्योंकि आपने उतने ज्यादा क्वेश्चन इनइक्वालिटी के ITF के नहीं सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। तो आप अभी के लिए दूसरे अप्रोचेस के ऊपर जो है डिपेंड कर सकते हैं टू गेट टू द राइट आंसर, लेकिन आगे चल के ये तो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम की चीज पढ़ते हैं, राइट, उसके अंदर मोनोटोनिसिटी नाम का टॉपिक आता है, वहां पे कई बार ये चीज करने की कोशिश कई बार करने की जरूरत पड़ती है। सो दैट टाइम यू गेट अ गुड होल्ड ऑफ इट कि यार मेरे पास में जो गिवन फंक्शन है वो अगर इंक्रीजिंग है तो मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करूंगा, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को एक्चुअली मुझे चेंज करना होगा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज दिस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो आपके डोमेन के ही है लेकिन एक्सप्रेशंस बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। विद प्रैक्टिस ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इजिली सॉल्व करते आ जाएंगी। अगेन प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर जो PYQs का कलेक्शन बहुत अच्छा है, मार्क्स ऐप के ऊपर आपकी PYQs अच्छी तरीके से लिस्टेड है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके इसमें कोई बुक है PYQs की, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इसमें कोई दूसरा मटेरियल है जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये अच्छा है, उसको आप यहाँ पे लेक्चर के बाद में लेकिन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन करो बिना खुद से सॉल्व किए, आपको यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस टॉपिक के ऊपर अदरवाइज बिल्ड नहीं होता है कभी भी, राइट। सो अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यार मेरे पास में तो दो इश्यूज हैं अभी, ठीक है ना, ऊपर भी दिक्कत है नीचे भी दिक्कत है, दोनों की दिक्कतों को हैंडल करेंगे तब जाके हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा। सो मतलब इंटरसेक्शन मुझे लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर जो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, डिनोमिनेटर जो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो कॉस इनवर्स के अंदर क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स क्या बोलेगा कि मैं एज ए डोमेन आपको बोल रहा हूं कि मेरी डोमेन -1 से लेके 1 है, मतलब मुझे इसके बाहर के कोई भी वैल्यूज नहीं चाहिए। अंडररूट बोलेगा कि चलो आधी दिक्कत तो मैंने आपकी वैसे ही दूर कर दी क्योंकि अंडररूट का आंसर पॉजिटिव ही होता है, अंडररूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट। अच्छा, अंडररूट का आंसर अगर आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है तो कॉस इनवर्स बोलेगा ठीक है, लेकिन अभी भी ध्यान रखो कि 1 से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव है यहां तक समझ में आ गया, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, ये भी यहां पर ध्यान रखो। तो हमने बोला ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अंडररूट बोल रहा है कि अच्छा रुको, लेकिन मेरी भी तो दिक्कतें हैं, मैं खुद यहां पे अपने अंदर जो वैल्यू देख रहा हूं वो मैं क्या बोलूंगा कि यार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो मैं अंडररूट निकाल ही नहीं सकता आपके लिए, ठीक है ना। इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। सो आपको यहां पे पहले तो ये गारंटी करना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वो कब होगी। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है ना। आप जाके अपने वीडियोस को एक बार फिर से देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर हमने डिस्कशन किया है उसका, कि अगर आपके पास में कोई अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है ना। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वाला ही सिनेरियो है, ये ऑलवेज पॉजिटिव वाला ही सिनेरियो है। सो एज सच अंडररूट को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप x² - x+1 के अंदर चाहे जो डालना है डालो, अंडररूट को दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज दिस ओवरऑल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे पता चल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, b² - 4ac करके देखो, नेगेटिव निकल कर आ रही है, ठीक है ना। मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब पैराबोला आपको पूरी तरह से x एक्सिस के ऊपर ही बनने वाला है। सो देखो अब यहां पे हमें ऐसा लग रहा था न्यूमरेटर के अंदर अंडररूट की भी दिक्कत है, वो दिक्कत तो दूर हो गई।
कॉस इनवर्स की भी दिक्कत हमें यहां पर पता है कि हमें यहां पे क्या सोचना है, हमें यहां पे सोचना है कि यार ये जो भी क्वांटिटी है ना, ये ना 1 से छोटी होना चाहिए यार। ये जो भी क्वांटिटी है ये 1 से छोटी होना चाहिए। क्या है ये क्वांटिटी? ये क्वांटिटी है आपकी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 1 या 1 से छोटी होना चाहिए बेस्ड ऑन कॉस इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन, राइट? क्योंकि ये नेगेटिव तो हो ही नहीं पा रही है, तो -1 वाले रिस्ट्रिक्शन तक हम जा ही नहीं पा रहे, तो अगर ये 0 तक भी जा पा रहे तो कॉस इनवर्स इज ओके विद दैट, ठीक है ना? तो हम दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा, 1 1 आपका कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, एक्स फैक्टराइज करके एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आपका लेस देन और इक्वल टू 0 आता है, मतलब 0 एंड 1 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, प्लस माइनस प्लस करके हमें पता चलता है कि 0 से लेके 1 के बीच में आप अपने इनपुट को रख सकते हो। 0 और 1 के बीच में अगर हम हैं तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, मतलब ये सेटिस्फाइड है, मतलब ये सेटिस्फाइड है, मतलब ये सेटिस्फाइड है, मतलब कॉस इनवर्स को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो 0 और 1 के बीच के इनपुट्स यहां से हमें अलाउ हो रहे हैं, राइट? ये तो हो गई न्यूमरेटर की बात। अब हम करते हैं डिनोमिनेटर की बात। डिनोमिनेटर में हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि यार साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कुछ ना कुछ आंसर जनरेट करेगा, वो पहले कौन लेगा? अंडर रूट लेगा, और तो और अंडर रूट यहां पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना? सो हम इतनी सारी बातें एक साथ अगर सोच लेंगे तो हमारे लिए ही बेटर है, क्योंकि हम कम से कम समय में अपने जो मेन इनइक्वालिटी है उसको लिख पाएंगे, ठीक है ना? सो देखो, क्योंकि ये चीज डिनोमिनेटर में लिखी है इसलिए ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब ये साइन इनवर्स वाला जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसलिए इसको पॉजिटिव करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो साइन इनवर्स को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूं, है ना, पॉजिटिव करूंगा तो आपका यहां पे अंडर रूट भी यहां पर जो है 0 नहीं क्रिएट करेगा। साइन इनवर्स को अगर मैं ग्रेटर देन 0 क्रिएट करना चाहता हूं तो आप खुद ही सोचो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है। ऐसा होता है ना, अगर मैं साइन इनवर्स को आंसर देते समय बोलूं कि आपका आंसर पॉजिटिव निकलना चाहिए, तो साइन इनवर्स क्या बोलेगा? फिर आप भी ध्यान रखो कि इनपुट आपको 0 से लेकर 1 के बीच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर साइन इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है, अगर उसके ऊपर समहाउ गारंटी हो जाए कि वो इनपुट 0 और 1 के बीच का है, नॉट इंक्लूडिंग 0, नॉट बिकॉज साइन इनवर्स को दिक्कत है, क्योंकि 0 अगर मैंने यहां पे अलाउ कर दिया तो साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है और डिनोमिनेटर में 0 हमें अलाउड नहीं है, इसलिए हमने 0 को मना किया हुआ है। तो अगर साइन इनवर्स को इनपुट देते समय ये गारंटी कर लूं मैं कि यार 0 से लेके 1 के बीच का ही इनपुट है, तो साइन इनवर्स इज गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव वैल्यूज, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से ये रिपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना? तो आपके अंडर रूट को दिक्कत नहीं होगी, और अंडर रूट अपनी वैल्यू निकाल के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है करने दो उसको, ठीक है ना? उससे जो भी वैल्यू क्रिएट हो रही है वो आपके रेंज में चली जाएगी, ठीक है ना? सो मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है जो सेकंड हमें यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, राइट? सो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, या आपका 2x माइनस 1 करके यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 ऐड करके यहाँ पे आपके पास में ये वैल्यू आ रही है, एंड अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हाफ से लेके 3/2 आपका यहाँ पे इंटरवल निकल रहा है, ठीक है ना? तो ये इंटरवल है आपका 0 से लेके 1, ये इंटरवल है आपका हाफ से लेके 3/2, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनने वाला है, ठीक है ना? सो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। एक वैल्यू है आपका 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, और दूसरा है हाफ से लेके 3/2, दूसरा है ये। तो दोनों का इंटरसेक्शन रीजन कौन सा आ गया? दोनों का इंटरसेक्शन रीजन आ गया है बेसिकली ये वाला, राइट, विच इज हाफ से लेके 1। हाफ से लेके 1 बेसिकली क्या है आपका? फाइनली यहां पर डोमेन का आंसर निकल कर आया है, और हाफ से लेके 1 अगर आपके यहां पे डोमेन निकल कर आया है, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 3/2 के बराबर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। ये भी आपका यहां पर काफी बढ़िया सवाल है। देखने में यहां पे इनिशियली काफी घबराहट सी होती है कि क्या दे दिया यहां पे। ओके, देखो ध्यान से। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z अगर आपके यहाँ पे 3/2 के बराबर है, तो यहाँ पे निकाल के बताओ कि x की पावर 1000 x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 माइनस 9 x की पावर 101 y की पावर 101 z की पावर 101, कैसे यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा हम यहाँ पर देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास में जो इनिशियल कंडीशन है उसके अंदर 3 अननोन है x y z, लेकिन कंडीशन एक ही है, और तब भी ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि देन वी आर गोइंग टू आंसर दिस, और वो बोल रहा है कि कुछ अच्छा आंसर आप बता पाओगे। मतलब एक ही इक्वेशन से अगर आपको 3 अननोन्स के ऊपर कमेंट करते आ रहा है, ऐसा हुआ है क्या कभी? अगर मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दे दूं कि y = x + 1, तो आपके इसमें क्या कोई आंसर आता है? उससे y = x + 1 से कोई आंसर नहीं आता। यहां से तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, कि 0 डालोगे तो 1 आएगा, 1 डालोगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां से कुछ स्पेशल हो रहा है। ये इक्वेशन ऐसी ओपन इक्वेशन नहीं है, तभी यहां पे हम x y z के आंसर्स बता पा रहे होंगे। सो व्हाट इज स्पेशल इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन?
आप अगर ध्यान से देखते हो तो किसी भी साइन इनवर्स को अगर आप पकड़ो तीनों में से, मैक्स टू मैक्स जो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता है वो π/2 है, क्योंकि आपका साइन इनवर्स का ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट आपका हाइट कितना होता है उसका, π/2 होता है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने रेंज की बात करते हो, है ना, ग्राफ अगर नहीं देखना तो रेंज की बात कर लो, रेंज आपकी साइन इनवर्स की कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके +π/2 तक की है, राइट। तो मैक्स टू मैक्स भी अगर यहां पर ये तीनों अपना जोर लगा दें, अगर ये तीनों मैक्स टू मैक्स अपना जोर लगा दें कि यार ये भी इक्वल टू π/2 हो जाए, ये भी इक्वल टू π/2 हो जाए और ये भी इक्वल टू π/2 हो जाए, तब कहीं जाके ये कंडीशन इक्वालिटी वाली सेटिस्फाई हो पाएगी। किसी एक ने भी यहां पे जो है काम चोरी करी तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। तीनों को अपने मैक्सिमम पे काम करना पड़ेगा, मतलब तीनों की ही वैल्यू 1 1 1 होनी चाहिए, राइट, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1 ही आपका π/2 बनता है। सो क्योंकि हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों यहां पे जो है π/2 बने, इसीलिए तीनों की जो XYZ की वैल्यू है वो क्या हो जाना चाहिए, 1 1 1 के बराबर होना चाहिए। ये यहां से डायरेक्ट कंक्लूजन आता है, ठीक है ना। और जैसे हम यहां पे डिसाइड करते हैं कि x = y = z = 1 है, तो ये कैलकुलेशन करना कौन सी बड़ी बात है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 9/3 हो जाएगा और ओवरऑल आपका आंसर फिर यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। सो देखने में सवाल आपका डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन सवाल एक्चुअली काफी ईजी है, राइट। चलिए, सो आई गेस दैट्स इट। हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में जो भी अपना बेस वर्क था IETF का वो क्रिएट कर लिया अच्छी तरीके से। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बेसिकली कवर द प्रॉपर्टीज ऑफ IETF, है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से एक्चुअली आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जिसके ऊपर जेईई एक्चुअली सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।